नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नए जुनून और जज्बे के साथ आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, एक नए टॉपिक को लेकर। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने संविधान को बहुत अच्छे ढंग से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ा, हम लोगों ने संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो दोस्तों आप लोगों का टॉपिक होगा, तो वो टॉपिक दोस्तों होगा भारत का राज्य क्षेत्र या संघ और उसके क्षेत्र। तो दोस्तों, आज जो हम लोग अपने नए टॉपिक को पढ़ने चल रहे हैं, अब हम लोग एक एक भाग को पढ़ेंगे। तो यह जो भारत का राज्य क्षेत्र, संघ या उसके क्षेत्र हैं, इन सब की चर्चा हम लोग करने वाले हैं भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने उन नए दोस्तों से आग्रह करना चाहता हूं जो हमारे इस चैनल पर अभी अभी नए हों, वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि संविधान की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। दोस्तों, तो जो दोस्त हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखे हुए हैं, जितनी पिछली वीडियो बनाई गई हैं उन सबको नहीं देखे हैं, तो उन प्यारे दोस्तों से भी मेरा यह बार बार आग्रह है कि वे हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में हर टॉपिक पर वीडियो बनाई गई है, वहां पर जाकर आप आसानी के साथ उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों के समक्ष दिखाई दे रहा है, भारत का राज्य क्षेत्र या संघ व उसके क्षेत्र। अगर मैं भाग की बात करें, यह किस भाग में है, तो किस भाग में है, भाग 1 में है। आइए दोस्तों देखते हैं किस भाग में है। भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में यह प्रावधानित। अगर पूछे कि भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो आंसर क्या होगा, भाग 1। किस अनुच्छेद तक भारत के राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब ये क्या क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, इन सब की चर्चा हम लोग बारी बारी से कर लेते हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद 1 को। अनुच्छेद 1 में दोस्तों क्या कहा गया है, भारत जो कि इंडिया है, भारत जो कि इंडिया है, भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, वह क्या कहता है दोस्तों, वह कहता है कि भारत जो कि इंडिया है वह कैसा है, राज्यों का संघ है। अब दोस्तों ज़रा इसे समझने का प्रयास करिए। इसकी एक जो लाइन आपके सामने दिखाई दे रही है, इसको ज़रा हम लोग इसको पार्ट 1 कर लीजिए, 1 से 2 कर लीजिए दोस्तों। अब इसे ज़रा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए
इसमें कहा गया है कि यह जो भारत है यह क्या है, इंडिया। ठीक है दोस्तों, अर्थात कहने का मतलब यह जो भारत है यही क्या है, इंडिया है, और यह जो इंडिया है यह क्या है, यही भारत है। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी दोस्तों आप लोगों से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में भारत देश के नामों का उल्लेख किया गया है और विकल्प के रूप में दे दिया आपका ए भारत, बी इंडिया, सी हिंदुस्तान, डी A+B दोनों। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में भारत देश के कितने नामों का उल्लेख किया गया है, जो नाम है उनको उन नामों को दिया गया है विकल्प के रूप में, क्या ए भारत, बी इंडिया, सी हिंदुस्तान, डी A+B दोनों। तो क्या है दोस्तों, आप लोग एकदम स्पष्ट रूप से आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो हिंदुस्तान शब्द है इसका भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात जो भारत देश का नाम है वो कितना है, दो। कौन कौन से, भारत और इंडिया। सीधा सीधा दोस्तों अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत जो कि इंडिया है, अर्थात कहने का मतलब यह जो भारत है यह इंडिया है, और यह जो इंडिया है यह क्या है दोस्तों, भारत है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के कितने नामों का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों आप क्या बताएंगे, 2 नामों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से, भारत और इंडिया को। ठीक है दोस्तों, ये आपको पार्ट समझ में आ गया, पार्ट 1 क्या कहता है। अब जरा इसी लाइन में पार्ट 2 को देख लेते हैं हम लोग कि ये क्या कहता है। देखिए अब पार्ट 2 क्या कहता है, यह कह रहा है दोस्तों यूनियन अर्थात संघ। यह जो भारत संघ है यह कैसा होगा दोस्तों, यह राज्यों का संघ होगा। कैसा होगा दोस्तों, राज्यों का संघ होगा। अब जरा इसे समझने का प्रयास करिए दोस्तों। जो संघ है यह राज्यों से मिलकर बना होगा दोस्तों। कैसे मिलकर बना हो गया, जितने राज्य होंगे उन राज्यों को मिलाकर किसका निर्माण होगा दोस्तों, यूनियन का। ठीक है दोस्तों, अब जरा दोस्तों यहाँ समझिए, एक शब्दावली इंग्लिश में मिलती है फेडरेशन और एक यूनियन। दोस्तों यूनियन का मतलब भी संघ होता है और फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में किसको स्वीकार किया, किसे शामिल किया, यूनियन को, जिसका मतलब भी संघ होता है, फेडरेशन को, और जिसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों, संघ होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको शामिल किया संविधान में, यूनियन को। जब उनसे पूछा गया दोस्तों कि आपने यूनियन को ही क्यों शामिल किया, फेडरेशन को क्यों नहीं शामिल किया, जबकि उसका मतलब भी तो संघ होता है, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया दोस्तों, और हमें लगता है कि वो इससे अच्छा आंसर कुछ हो भी नहीं सकता दोस्तों। ज़रा देखिए, उन्होंने कहा कि हमने फेडरेशन को क्यों नहीं अपनाया, यूनियन को ही क्यों स्वीकार किया। ज़रा इसे समझिए, उन्होंने कहा कि भारत में जितने राज्य होंगे दोस्तों, भारत में जितने राज्य होंगे, यह जो यूनियन का दोस्तों जो यूनियन अपनाया गया भारतीय संविधान में, इसका एकमात्र उद्देश्य था दोस्तों कि भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। और क्या कहा अम्बेडकर साहब ने कि भारत के जितने भी इकाई दोस्तों, या कह लीजिए राज्य,
भारत के जितने भी राज्य होंगे उन्हें संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। अंबेडकर साहब ने कहा कि जो हमारा यह संघ है यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये जो हमारा भारत है यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत की जितनी भी इकाइयां हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, यह संघ से अलग नहीं हो सकते, अर्थात यह अनश्वर है। यह इनका कभी भी इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, अर्थात ये अलग नहीं हो सकते संघ से, भारत से। ठीक है। जबकि फेडरेशन का मतलब होता है दोस्तों, यह समझौते का परिणाम है, समझौते का परिणाम। दोस्तों जो अमेरिका में फेडरेशन को अपनाया गया है, अमेरिका में जितने भी राज्य हैं दोस्तों उनके मध्य समझौता हुआ है, वे समझौते के तहत शामिल हुए हैं संघ में। लेकिन भारत में दोस्तों ऐसा नहीं है। भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि भारत के जितने भी राज्य हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, समर्पण किया है, सम्मिलन इनका किया गया है, इन्हें दोस्तों मिलाया गया है। जबकि यहाँ यह समझौते का परिणाम है। जो अमेरिका दोस्तों है, यहाँ पर जो फेडरेशन है, यह कह रहा है कि यह जितने भी राज्य हैं ये समझौते के परिणाम होंगे, जबकि भारत में किसी भी समझौते के वो परिणाम नहीं होंगे। भारत का कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। जबकि दोस्तों यहाँ जहाँ पर फेडरेशन है अमेरिका में, यहाँ पर समझौते हुए हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि संधि व समझौते बहुत लंबे समय तक नहीं चलते। इसमें संघ को भी राज्य को भी दोनों को ही भी बराबर अधिकार रहता है। अगर राज्य चाहे तो वे स्वेच्छा से स्वतंत्र हो सकता है, संघ से अलग हो सकता है। लेकिन दोस्तों वहीं भारत में देखिए, भारत का कोई भी राज्य अपनी स्वेच्छा से अलग नहीं हो सकता, चाहकर भी वो केंद्र से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने समर्पण किया है, सम्मिलन उनका किया गया है दोस्तों, वे किसी समझौते के परिणाम नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब दोस्तों ज़रा देखिए, अनुच्छेद 1 में जो भारत का राज्य क्षेत्र है, कहने का मतलब भारत को जो परिभाषित किया गया है, किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, ज़रा दोस्तों देखिए। लोग कहते हैं कि जो संविधान का भाग 1 है यह महत्वपूर्ण नहीं है, तो मेरी दृष्टि से दोस्तों जितने भी अन्य भाग जितने महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण आपका भाग 1 है। यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब दोस्तों आपसे पूछता है कि अनुच्छेद 1 में भारत को किस प्रकार से परिभाषित किया गया। जो भारत का राज्य क्षेत्र है, जो राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है दोस्तों। जैसे आप लोग यहाँ पर कहा गया है, भारत जो कि इंडिया है वो कैसा होगा, वो राज्यों का संघ होगा। तो ये क्या बतला रहा है, भारत को किस प्रकार से परिभाषित कर रहा है, जरा उसको देखिए। किस प्रकार से परिभाषित कर रहा है, कह रहा है जितने राज्य होंगे ये राज्य शामिल होंगे, जितने भी राज्य। पहले दोस्तों 29 राज्य थे, और वर्तमान समय में कितने हैं, 28। तो 28 राज्य इसमें शामिल होंगे। अब इसमें दोस्तों और क्या कह रहा है, संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। पहले दोस्तों कितने संघ शासित प्रदेश थे, 9 थे। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर पहले की बात की जाए, बहुत पहले की बात की जाए दोस्तों, तो संघ शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ दोस्तों कि जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे समाप्त कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नामक 2 संघ शासित प्रदेश बनाएंगे। तो जो संघ शासित प्रदेशों की संख्या थी 7 से बढ़कर 9 हो गई। लेकिन दोस्तों अब वर्तमान समय में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। तो कह रहा है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र होगा उसमें भारत के जितने राज्य होंगे वे शामिल होंगे, संघ शासित प्रदेशों से मिलकर बना होगा। और तीसरा क्या है दोस्तों,
जो भारत द्वारा अर्जित प्रदेश होंगे दोस्तों, जो बाहरी प्रदेशों को भारत के अंदर मिलाया जाएगा, उनको भी दोस्तों इस वन के अंतर्गत अर्थात राज्य क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया है। कहने का मतलब भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया? राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित किया गया। इसमें क्या होंगे? जितने भी राज्य होंगे वे शामिल होंगे, संघ शासित प्रदेश होंगे, और उन बाहरी प्रदेशों को भी शामिल किया गया जो भारत सरकार क्या करती है? अर्जित कर लेती है दोस्तों, अपने में मिला लेती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा और अच्छे ढंग से इसे समझने के लिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमारा अनुच्छेद 1 हो गया। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है, ज़रा इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया अनुच्छेद 2 में कि बाहरी प्रदेशों को शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, कि प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया है? जो बाहरी प्रदेशों को शामिल किया जाएगा, जैसे दोस्तों मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 28 + 8 राज्य हैं, ये भारत मान लीजिए पूरा है। तो दोस्तों पाकिस्तान, नेपाल, भूटान दोस्तों, और मान लीजिए बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, अब इन प्रदेशों को जो भारत के अंदर शामिल किया जाएगा, इसके शामिल होने की प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों? उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 में दोस्तों उल्लेख किया गया है। किसको? जो बाहरी प्रदेशों को शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो बाहरी प्रदेशों को शामिल किया जाएगा उसके लिए संसद क्या बनाएगी दोस्तों? उसके लिए संसद कानून बनाएगी, और उस कानून के माध्यम से दोस्तों बाहरी प्रदेशों को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो अनुच्छेद 2 क्या है, बाहरी प्रदेशों को शामिल करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके तहत क्या है कि जो संसद है वह कानून बनाकर बाहरी प्रदेशों को भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर सकती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब आगे चलते हैं, ज़रा देखिए। अब दोस्तों ज़रा देखिए, अनुच्छेद 3 में हमने अनुच्छेद 1 को पढ़ा। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया दोस्तों? मोस्ट है, याद रखिएगा। उसे कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया होगा वो राज्यों का संघ होगा। भारत को परिभाषित किया गया है, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। अनुच्छेद 2 में क्या बताया कि जो बाहरी प्रदेशों को भारत में मिलाया जाता है, शामिल किया जाता है, उसकी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 2 में। अब 3 में क्या कहा गया है दोस्तों? जो भारत के अंदर मतलब आंतरिक दृष्टिकोण से देखें, जो भी बदलाव किए जाते हैं, जैसे नए राज्यों का गठन करना, ठीक है, राज्यों के नामों में बदलाव करना, राज्य की सीमा में बदलाव करना, इन सब का उल्लेख इसमें किया गया है अनुच्छेद 3 में। तो इसमें दोस्तों अधोलिखित प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को देख लीजिए किस किस तहत के माध्यम से अनुच्छेद 3 के अंतर्गत परिवर्तन किए जा सकते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाना। ठीक है दोस्तों, नया राज्य बनाना। दूसरा क्या है? दो से अधिक छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर नया राज्य बनाना। ठीक है दोस्तों, 2 से अधिक छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनाना? नया राज्य बनाना। तीसरा दोस्तों देख लीजिए, किसी राज्य के नाम में बदलाव करना। ठीक है, जैसे
और देख लीजिए दोस्तों, किसी राज्य की सीमा में बदलाव करना, किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार करना। तो दोस्तों जो बताया गया अनुच्छेद 3 में, इन विधियों के माध्यम से परिवर्तन किए जाएंगे। क्या ये प्रावधान किए गए अनुच्छेद 3 में कि किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाना। जैसे जो दोस्तों पहले आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश को तोड़कर एक नया राज्य बनाया गया 2014 में दोस्तों, तेलंगाना के रूप में, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे क्षेत्रों को मिला लिया जाए और एक नया राज्य बना दिया जाए, इसका भी वर्णन अनुच्छेद 3 करता है। किसी राज्य के नाम में बदलाव करना है तो दोस्तों, तो वो भी बदलाव भी किया जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे अगर हमें असम का नाम असोम रखना है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश का नाम बदल कर जैसे बुंदेलखंड करना है, ऐसे कुछ करना है दोस्तों, तो यह सब प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 3 में है। किसी राज्य की सीमा में बदलाव करना, किसी राज्य की सीमा में बदलाव करना हो तो यह भी दोस्तों किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार करना। ये जो सारी प्रावधान है दोस्तों, ये किसके द्वारा किए जाएंगे? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके तहत होगा क्या दोस्तों? इसके तहत संसद, ये सारे के सारे जो कार्य हो रहे हैं दोस्तों, इसके लिए संसद में एक क्या लाया जाएगा दोस्तों? विधेयक लाया जाएगा, और उस विधेयक को कानून बनाया जाएगा, और फिर ये प्रावधानों को लागू कर दिया जाएगा जिस मामले में होंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए दोस्तों हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि संसद में किस प्रकार से बिल लाया जाता है और कहाँ पर जाता है, कहाँ पर ये सब कितने चरणों से गुजर के जाता है। इन सब की चर्चा हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करें जरा। दोस्तों ये पूरा का पूरा हमारी क्या हो गई? संसद हो गई, ठीक है दोस्तों। संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग दोस्तों? 3 अंग। ये राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में भी किया गया है कि जो संसद होगी वह 3 लोगों से मिलकर बनी होगी। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है दोस्तों। इसकी विस्तार से चर्चा हम लोग जब संसद को पढ़ेंगे दोस्तों वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इधर दोस्तों आप लोग बना लीजिए विधानमंडल। विधानमंडल पूरे भारत के लिए संसद होती है दोस्तों, और हर राज्यों में क्या होता है दोस्तों? विधानमंडल होता है। विधान, जैसे संसद के 2 सदन होते हैं दोस्तों, वैसे विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर राज्यों में विधान परिषद हो, ठीक है। कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं। अब इधर दोस्तों कार्यपालिका, ये संघ की कार्यपालिका है दोस्तों। कार्यपालिका मतलब दोस्तों सरकार। और दोस्तों इधर जो होगी हमारी, यह राज्य की कार्यपालिका होगी। कार्यपालिका या सरकार, ठीक है दोस्तों। अब जरा समझने का प्रयास करिए। अगर मान लीजिए अपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। उत्तर प्रदेश को कई खंडों में विभाजित करना है, तोड़ने हैं और नए राज्यों को बनाना है, तो उसके लिए क्या कर रहेगी? मान लीजिए केंद्र सरकार ये पहल कर रही है, तो केंद्र सरकार इस पहल की एक विधेयक लाएगी। उस विधेयक को दोस्तों सबसे पहले किसके पास भेजेगी? राष्ट्रपति के पास। किस लिए दोस्तों? पूर्व अनुमति लेने के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी बदलाव होंगे, के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उन प्रक्रिया को लागू करने के लिए दोस्तों विधेयक लाया जाता है। उस विधेयक को सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय से अनुमति ली जाती है। अब राष्ट्रपति महोदय दोस्तों करेंगे क्या? अपनी अनुमति देने से पहले
यह मान लीजिए यह मामला उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के पास क्या करेगी, भेज देगी कि उत्तर प्रदेश को विभाजित किया जा रहा है, आप भी सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। इसके लिए राष्ट्रपति कहाँ भेजेगा, संबंधित राज्य के विधानमंडल में। अब दोस्तों ज़रा यहाँ समझिए, जो राज्य विधानमंडल है इसको स्वीकृति दे भी सकती है और स्वीकृति रोक भी सकती है, लेकिन दोस्तों इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब विधानमंडल को यह पावर या शक्ति नहीं है कि वो रोक ले, इस जो सारी प्रक्रियाएं चल रही है इन प्रक्रियाओं को होने से रोक ले। ठीक है दोस्तों, ज़रा समझिए। अब यह राज्य विधानमंडल में आया, चाहे ये सहमत हो या न सहमत हो, राष्ट्रपति क्या करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा। अब यह संसद के किसी भी सदन में आ सकता है दोस्तों, ये जो विधेयक होगा यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में। समझिए ज़रा, मान लीजिए लोकसभा में आया, लोकसभा में दोस्तों इसे साधारण बहुमत के द्वारा पास कर दिया गया। अब ये इसे भेजा गया कहाँ पर, राज्यसभा में। राज्यसभा में भी साधारण बहुमत से इसे पास कर दिया गया। ठीक है, पास कर दिया गया। अब इस विधेयक को किसके पास फिर से भेजा गया, राष्ट्रपति के पास। किस लिए दोस्तों, हस्ताक्षर के लिए। किस लिए, हस्ताक्षर के लिए। और जैसे ही राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर किया, वैसे ही यह विधेयक दोस्तों क्या बन जाएगा, यह विधेयक दोस्तों बन जाएगा अधिनियम। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। जो अभी तक यह विधेयक है वो अधिनियम बन जाएगा। और जिस क्षेत्र में वो रहेगा, जैसे मान लीजिए राज्य के नाम में बदलाव है, राज्य की सीमा में बदलाव, नए राज्य बनाना है, तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ वो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रभावी हो जाता है। अब दोस्तों मान लीजिए राज्य सरकार किसी नए राज्य का गठन कर रही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मायावती सरकार ने दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश को 3 खंडों में विभाजित करने का सुझाव दिया था। इसके लिए उसने राज्य विधानमंडल में विधेयक लाया, उसे पास करवाया। पास करवाने के पास उसे भेज दिया गया दोस्तों केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार उस पर दोस्तों राष्ट्रपति की संसद में रखवाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली गई। राष्ट्रपति ने अपनी पूर्व अनुमति देने से पहले फिर से राज्य विधानमंडल के पास भेजा। दोस्तों यहाँ समझिए क्यों मायावती असफल है, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र सरकार थी वो सहमत नहीं थी। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यदि केंद्र सरकार सहमत नहीं है राज्य सरकार के, तो राज्य सरकार को यह पावर नहीं है कि वह नए राज्यों का गठन कर दे, क्योंकि कानून तो विधेयक तो संसद में पारित होगा ना। ठीक है, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार जो हमारी मोदी सरकार है वह उत्तर प्रदेश को कई खंडों में विभाजित करना चाहती है, और राज्य सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो उससे सहमत नहीं है। अगर केंद्र सरकार इसे ज़बरदस्ती भी करवाना चाहे दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश के 1 नहीं 2 नहीं 3 खंड में उसे विभाजित कर देगी। राज्य सरकार उसे रोक नहीं सकती, राज्य सरकार को यह पावर नहीं है कि वह रोक दे। ठीक है, तो ये समझने का प्रयास करिए दोस्तों। ये कुछ था जो अनुच्छेद 3 के तहत जो प्रक्रिया दी गई है, 5 तरीके दिए गए हैं, उन 5 तरीकों को इन माध्यम से लाया जाता है। संसद में एक विधेयक लाया जाता है, उस विधेयक को दोस्तों, उस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रखा जाता है। फिर समझिए, ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को लागू करने के लिए या लाने के लिए सरकार क्या करेगी, एक विधेयक लाएगी। उस विधेयक को संसद में रखने से पहले, फिर से समझिए, उस विधेयक को संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से पहले जिस भी राज्य की बात होगी उस राज्य के विधानमंडल के पास भेज देगा। अब राज्य विधानमंडल इससे सहमत है या नहीं सहमत है, इसका बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर केंद्र सरकार चाह रही है तो वो विभाजन करवा देगी। ठीक है दोस्तों, फिर वो संसद में रखा जाएगा, किसी भी सदन में। संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से इसे पारित किया जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब दोस्तों अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपना हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है? तो दोस्तों
राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पूर्व में प्रारंभ में उसकी अनुमति ले ली गई है, बिना उसकी अनुमति के संसद में विधेयक रखा नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को फिगर के माध्यम से अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। और ये जो डाउट रहता है दोस्तों अक्सर कि कैसे प्रक्रिया होती है संसद में, किस प्रकार से विधेयक लाए जाते हैं, कहाँ पहले लाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अनुच्छेद 4 को देख लीजिए। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ठीक है दोस्तों, अंतिम अनुच्छेद को देखिए। ये जो भाग 1 का जो अंतिम अनुच्छेद है उसको देखिए। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ये दोस्तों ये कहता है कि जो अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो भी बदलाव किए जाएंगे दोस्तों, क्या कह रहा है अनुच्छेद 4? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत के अंतर्गत जो भी बदलाव किया जाएगा वह अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संविधान में परिवर्तन किए जा रहे हैं वे अनुच्छेद 368 के तहत उसे नहीं माना जाएगा। यह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। यह साफ साफ अनुच्छेद कौन कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 4। तो समझ लीजिए अनुच्छेद 4 में क्या है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में के तहत जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रक्रियाओं में बदलाव किया जाएगा वह अनुच्छेद 368 के तहत उसे नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 साफ साफ कहता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 1 में हमने क्या देखा कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में हमने क्या देखा कि जो बाहरी प्रदेश भारत में मिलाए जाते हैं उनकी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 2 करता है। अनुच्छेद 3 में क्या है? भारत के अंदर जो नए राज्यों का गठन किया जाता है, राज्य के नामों में बदलाव किया जाता है, राज्य की सीमा में बदलाव किया जाता है, राज्य के क्षेत्र में विस्तार किया जाता है, इन सब की प्रक्रिया का उल्लेख कौन करता है? अनुच्छेद 3। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और क्या चीज़ें हैं इसमें। अब दोस्तों अभी जिक्र हुआ दोस्तों संविधान संशोधन का। दोस्तों यहीं पे इसे भी समझ लीजिए बड़े अच्छे ढंग से। अगर हम आपसे पूछें कि भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, दोस्तों जिस दिन हमने पहली क्लास चालू की थी उस दिन इसका जिक्र हुआ था। जो दोस्त हमारी पुरानी वीडियो को देखे हैं उन्हें बहुत अच्छे ढंग से समझ आता होगा और वो आसानी के साथ इसका जवाब भी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वो कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। देख लीजिए उसको। एक तो दोस्तों सामान्य बहुमत द्वारा, एक दोस्तों विशेष बहुमत द्वारा और एक दोस्तों विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन द्वारा। ठीक है दोस्तों, आधे राज्यों के अनुमोदन के द्वारा। जरा समझिए दोस्तों, हमने आपको चर्चा की थी सामान्य बहुमत, साधारण बहुमत मतलब आधे से 1 अधिक 50% से +1। ठीक है दोस्तों, आधे से 1 अधिक को सामान्य बहुमत कहते हैं दोस्तों। विशेष बहुमत सदन का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? विशेष बहुमत होता है।
सामान्य बहुमत हो गया दोस्तों, आधे से एक अधिक। विशेष बहुमत हो गया दोस्तों, सदन का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन। तो दोस्तों संविधान में कितने प्रकार से बदलाव होते हैं, संशोधन होते हैं? 3 प्रकार से। अब अगर दोस्तों आपसे पूछे कि अनुच्छेद 368 के तहत, फिर से सुनिए, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किए जाएंगे? तो दोस्तों आपका जवाब 3 नहीं होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए 2 प्रकार से। तो दोस्तों वो 2 प्रकार से कौन कौन से हैं? ठीक है, तो जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाएगा 2 प्रकार से, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा। दोस्तों एक नोट करिए, यहाँ पर नोट पॉइंट बनाइए। क्या बनाना है दोस्तों? अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान में संशोधन किया जाता है, जो बदलाव किया जाता है दोस्तों, उसे ही हम लोग संविधान संशोधन के रूप में गिनते हैं। फिर से सुनिए, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसे ही हम लोग संविधान संशोधन के रूप में काउंट करते हैं, गिनते हैं, और किसी को नहीं। अब दोस्तों हमने बताया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 2 प्रकार के संशोधन होते हैं, विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा, 2 प्रकार से। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जो राज्यों के गठन की बात है, वो राज्यों का गठन जो होगा वो किस बहुमत के आधार पर होगा? समान बहुमत के द्वारा, क्योंकि वहाँ 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा रहा, वहाँ 368 के तहत बदलाव नहीं किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर कौन सा बहुमत होगा दोस्तों? संसद का सामान्य बहुमत, साधारण बहुमत के द्वारा। चीज़ें एकदम समझ में आ गई होगी। जो अनुच्छेद दोस्तों 4 कह रहा है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी बदलाव किए जाएंगे उसे 368 के तहत नहीं गिना जाएगा। जब 368 के तहत उसे नहीं माना जाएगा तो इसका मतलब है कि वो जो संशोधन हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है? सामान्य बहुमत के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ज़रा इसे हम लोग और समझते हैं अच्छे ढंग से आगे की तरफ। दोस्तों देखिए, एक प्रश्न बड़ा अच्छा यहाँ और बनता है दोस्तों अनुच्छेद 368 को लेकर, ज़रा इसको यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। इसमें पूछा जाता है दोस्तों कि अनुच्छेद 368 के तहत कितनी बातों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों 3 बातों का उल्लेख किया गया है। एक तो कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत क्या होगा दोस्तों? संविधान में संशोधन होगा। संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों क्या कहा गया है? दूसरा कहा गया है कि ये जो संविधान में संशोधन होगा, इसमें संशोधन करने की जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी? संसद के पास होगी दोस्तों। किसके पास? संसद के पास। अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकता है दोस्तों? बदलाव कर सकता है। ठीक है। तीसरी बात क्या कहता है दोस्तों कि संविधान संशोधन के संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देगा ही, उसे मना नहीं कर सकता, ना तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर कि जो राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति अवश्य देंगे। ठीक है, जरूर देंगे। तो ये 3 बातों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 में। क्या कहा गया है कि संविधान में जो संशोधन होगा उस संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि विशेष बहुमत के द्वारा होगा। अगर राज्यों के संदर्भ में बात होगी तो आधे राज्यों का अनुमोदन भी होगा दोस्तों। ठीक है। और क्या कहा गया? और यह जो प्रक्रिया होगी इससे विशेष शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अर्थात संसद 368 के तहत कोई भी बदलाव कर सकती है। अब इस संविधान संशोधन संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है दोस्तों, अब जरा आगे देखिए इधर। अब दोस्तों एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये अनुच्छेद 2(1) क्या है? जब 368 के तहत
जैसा अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 व 3 के तहत किए गए बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। तब अनुच्छेद 2A क्या है, जरा इसको समझिए। इसको दोस्तों 35वां संशोधन, संविधान संशोधन 1975, तो दोस्तों यह जो संशोधन किया गया था दोस्तों 35वां, यह अनुच्छेद 2A को जोड़ने के लिए किया गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह जो संशोधन किया गया था 368 के तहत, यह अनुच्छेद 2A को जोड़ने के लिए किया गया था, न कि किसी राज्य को शामिल करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया था दोस्तों कि जो सिक्किम होगा, सिक्किम, इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया। कहने का मतलब राज्यों का एक नया वर्गीकरण तैयार किया गया दोस्तों अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, इसमें जो सिक्किम था उसे क्या घोषित किया गया, सहराज्य। अब दोस्तों एक शब्दावली मिल रही है कि सहराज्य क्या है, तो सहराज्य का मतलब दोस्तों ऐसा राज्य जिसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जा सके, उसे वह राज्य क्या होते हैं, सहराज्य। अर्थात 3 मामले, जो बाहरी 3 मामले हैं, केवल उसी मामलों पर केंद्र सरकार क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे रक्षा करने का दायित्व, ठीक है, विदेश नीति और संचार नीति, इन 3 मामलों पर कानून बनाने का अधिकार। बाकी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था, यह सहराज्य का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जरा देखिए, जो 36वां संशोधन किया गया, 36वां संशोधन, बातों को, चीज़ों को आराम से समझिए दोस्तों। जो 35वां संशोधन किया गया, यह अनुच्छेद 2A को जोड़ने के लिए किया गया था। इसमें सिक्किम को जो दोस्तों सहराज्य का दर्जा दिया गया, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। कैसा राज्य बनाया गया, सहराज्य बनाया गया दोस्तों, पहले धीरे से शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, समझिए चीज़ों को। अब जब 36वां संविधान संशोधन 1975 किया गया दोस्तों, इस संशोधन के तहत क्या हुआ कि इस जो अनुच्छेद 2A है दोस्तों, इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अर्थात जो ये सह राज्य का दर्जा सिक्किम को प्राप्त था, अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब सिक्किम क्या बन गया, पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है दोस्तों, चीज़ों को समझिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 2A क्या है। अनुच्छेद 2A क्या है कि 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे अनुच्छेद 2A को जोड़ने के लिए किया गया था, और इसमें राज्यों का एक नया वर्गीकरण बनाया गया, क्या, सहराज्य। और सहराज्य के रूप में किसे घोषित किया गया, सिक्किम को। जो आगे चलकर 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ, उसमें दोस्तों अनुच्छेद, यह जो संशोधन हुआ, यह अनुच्छेद 2A को समाप्त करने के लिए किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, न कि सिक्किम को राज्य का दर्जा देने के लिए किया गया था, सिक्किम राज्य का गठन करने के लिए किया गया था। सिक्किम राज्य के गठन करने के लिए यह संशोधन नहीं किया गया था, जबकि किया गया था किस लिए, अनुच्छेद 2A को समाप्त करने के लिए। जब यह सहराज्य का जो दर्जा प्राप्त है यह समाप्त हो गया, तो सिक्किम कैसा राज्य बन गया, पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए, अब हम लोग दोस्तों इसके आगे जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, इसी पर, ये तो दोस्तों भाग 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसी का पार्ट 2 बनाएंगे दोस्तों, और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, राज्यों का, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी चर्चा दोस्तों अब हम लोग कल करेंगे, और इसके बारे में जानेंगे कि यह राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, इसमें कितने सदस्य थे, इसने कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेशों के गठन का सुझाव दिया था। इन सब की चर्चा दोस्तों हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों की संविधान की ये क्लास अच्छे ढंग से समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करिए, लाइक करिए। अगर कुछ दोस्तों कमेंट भी करना है, क्लास को लेकर कुछ सुझाव भी देना है दोस्तों, और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, धन्यवाद।